हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। तो आज हम 2 मार्च से संबंधित महत्वपूर्ण करंट क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, आपसे एक अनुरोध है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, आपको क्वेश्चन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए हम रोज़ लेकर आते हैं, है ना। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। 1 मार्च 2023 को 47वां नागरिक लेखा दिवस कहाँ मनाया गया था? तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली में। तो 1 मार्च 2023 को 47वां नागरिक लेखा दिवस कहाँ मनाया गया? नई दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर क्या है? नई दिल्ली। आगे चलते हैं। तो इसकी व्याख्या क्या है कि 47वां नागरिक लेखा दिवस 1 मार्च 2023 को नई दिल्ली में मनाया गया था। तो 47वां नागरिक लेखा दिवस कहाँ मनाया गया? 1 मार्च 2023 को नई दिल्ली में, है ना। और इसके मुख्य अतिथि कौन थे? वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी। तो 47वां नागरिक लेखा दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, है ना। तो केंद्र सरकार ने वर्ष 1976 में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में एक बड़ा सुधार किया था। तो 47वां नागरिक लेखा दिवस 1 मार्च 2023 को नई दिल्ली में, है ना। मुख्य अतिथि थे वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी। और केंद्र सरकार ने वर्ष 1976 में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में एक बड़ा सुधार किया। तो ये इसकी व्याख्या थी। और आगे चलते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है, बोला टिनुबू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका राइट आंसर नाइजीरिया। ठीक है। तो नाइजीरिया के बोला टिनुबू देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? नाइजीरिया। तो नाइजीरिया के बोला टिनुबू नए राष्ट्रपति बने हैं। आगे चलते हैं। नाइजीरिया राष्ट्रपति चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी के उम्मीदवार बोला टिनुबू देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। बोला व टिनुबू का संबंध ऑल प्रोग्रेसिव कांग्रेस पार्टी से रहा था। तो बोला टिनुबू का संबंध ऑल प्रोग्रेसिव कांग्रेस पार्टी से रहा था। आगे चलते हैं। तो एक नज़र नाइजीरिया पर डालते हैं। देखो, नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी अबुजा है। तो नाइजीरिया की राजधानी है अबुजा। नाइजीरिया की राजधानी है नायरा। तो नाइजीरिया की मुद्रा है नाइजीरियाई नायरा। और नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं महमूद बुहारी, जो अब क्या हो गए हैं? बोला टिनुबू, है ना। जो प्रेजेंट में क्या है? पहले कौन थे? महमूद बुहारी। इनके स्थान पर क्या है? बोला टिनुबू, है ना। तो बोला टिनुबू तो अफ्रीका महाद्वीप में है। राजधानी अबुजा है। मुद्रा नाइजीरिया नायरा है। राष्ट्रपति बोला टिनुबू है। आगे चलते हैं। तो देखो, इराक के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल लतीफ राशिद। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू। नेपाल के प्रधानमंत्री कमल दहल, है ना। तो देखो, इराक के राष्ट्रपति कौन थे? अब्दुल लतीफ राशिद। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू। नेपाल के प्रधानमंत्री कमल दहल। ये प्रमुख देशों के राष्ट्रपति थे। आगे चलते हैं। इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या है, किसने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का ताप परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? तो इसका राइट आंसर है
इसरो। तो इसरो ने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का ताप परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। तो इसका राइट आंसर है इसरो। आगे चलते हैं। तो इसकी व्याख्या क्या है, देखो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का ताप परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। यह इंजन चंद्रयान 3 मिशन के लिए लॉन्च व्हीकल मार्क 3 प्रक्षेपण यान को क्रायोजेनिक ऊपरी चरण को शक्ति प्रदान करेगा। तो यह इंजन चंद्रयान 3 मिशन के लिए लॉन्च व्हीकल मार्क 3 प्रक्षेपण यान के क्रायोजेनिक ऊपरी चरण की शक्ति को प्रदान करेगा। आगे चलते हैं। तो क्रायोजेनिक इंजन का इतिहास क्या है, देखो। अभी दुनिया में सिर्फ 6 देश हैं जिनके पास क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है, जिनमें चीन, इंडिया, अमेरिका, रूस, फ्रांस और जापान। तो अभी दुनिया में सिर्फ 6 देश हैं, चीन, इंडिया, अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान। अभी अपनी इंडिया के पास क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन नहीं है ना। तो भारत में क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग करने में सफलता 2014 में पाई थी, है ना। तो भारत में क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग करने में सफलता 2014 में पाई थी। तो भारत में सफलता पाई 2014 में। आगे चलते हैं। तो चौथा क्वेश्चन क्या है, सॉरी क्वेश्चन सही से नहीं आ पाया। देखो, भारत सरकार ने दिबांग बहुउद्देशीय परियोजनाओं का मंजूरी दी है। इस परियोजना का विकास कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर है NHPH लिमिटेड। तो इसका राइट आंसर क्या है? NHPC लिमिटेड इसका राइट आंसर है। तो भारत सरकार ने दिबांग बहुउद्देशीय परियोजनाओं का मंजूरी दी है। इस परियोजना का विकास कौन करेगा? तो NHPC लिमिटेड इन परियोजना का विकास करेगा। आगे चलते हैं। भारत सरकार ने पर्वतीय पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना को मंजूरी दी है। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी विद्युत परियोजना दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना को मंजूरी मिली है। चीन की सीमा से लगी परियोजना को 16,000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश की मंजूरी मिली है। तो चीन की सीमा से लगी परियोजना को 16,000 करोड़ रुपए की निवेश की मंजूरी मिली है। परियोजना NHPC लिमिटेड द्वारा विकसित की जाएगी। तो यह परियोजना NHPC लिमिटेड द्वारा विकसित की जाएगी। आगे चलते हैं। तो भारत की प्रमुख जल विद्युत परियोजना कौन कौन सी है? देखो, टेहरी है जो उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर 1978 में बनी थी। श्रीशैलम है जो आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी पर है 1960 में, है ना। भागड़ नागल बांध हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर 1948 में। तो ये प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं थी। आगे चलते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन क्या है? देखो, प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर राजेश मल्होत्रा। तो राजेश मल्होत्रा प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक बने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? राजेश मल्होत्रा। आगे चलते हैं। तो देखो, केंद्रीय सरकार ने भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी राजेश मल्होत्रा को पत्र सूचना कार्यालय का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया है। वर्ष 1989 के सूचना अधिकारी राजेश मल्होत्रा को सत्येंद्र प्रकाश के स्थान पर इस पद पर नियुक्त किया गया है। तो 1989 बैच के अधिकारी हैं जिन्हें सत्येंद्र प्रकाश के स्थान पर नियुक्त किया गया है ना। तो उन्हें भारतीय सूचना सेवा में पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है।
आगे चलते हैं। है ना, तो इन्हें न्यूज का महानिदेशक नियुक्त किया है। इसमें सॉरी सही से आया नहीं, कट गया है। तो भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। तो वर्तमान में भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। आगे चलते हैं। देखो प्रमुख परियोजनाएं देख लेते हैं कौन कौन सी हैं, सॉरी योजनाएं। तो प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी? देखो नशा मुक्ति भारत अभियान, सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा हमारी बेटी हमारे मान योजना। तो हमारी बेटी हमार मान योजना छत्तीसगढ़ की है। विद्या निधि योजना कर्नाटक की है। तो विद्या निधि योजना कहाँ की है? कर्नाटक की। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान की। आगे चलते हैं और योजना देखते हैं। विद्यार्थी स्कूल ऑन व्हीकल योजना है असम की। चिराय योजना है हरियाणा की। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना है तमिलनाडु की। नारी को नमन योजना कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की। तो ये प्रमुख योजनाएं थी। तो इन योजनाओं को आप ध्यान से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन आगे चलते हैं। 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता कौन थे? तो इसका राइट आंसर है जियोर्जिया मेलोनी। तो जियोर्जिया मेलोनी 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि और वक्ता थे। तो इसका राइट आंसर क्या है? जियोर्जियो मेलोनी, जो 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता थे। आगे चलते हैं। देखो इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जियो मेलोनी 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता होगी। तो इटली के प्रधानमंत्री कौन है? जियोर्जियो मेलोनी, जो 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि के रूप में वक्ता होंगी। सॉरी, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो अब देखते हैं, चलो देखो इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जियो मेलोनी 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता होंगे। भारत और इटली इस वर्ष राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष मना रहे हैं। तो भारत और इटली इस वर्ष राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष मना रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, ये भी व्याख्या बची है इसकी। तो 8वां रायसीना डायलॉग 2 मार्च से 4 मार्च तक नई दिल्ली में होगा। तो 8वां रायसीना डायलॉग 2 मार्च से 4 मार्च नई दिल्ली में। इसका विषय क्या है? प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। तो इसका विषय क्या है? प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। 7वें रायसीना डायलॉग 25 से 27 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो 7वां रायसीना डायलॉग कहाँ हुआ था? 25 से 27 अप्रैल 2022 में नई दिल्ली में। और 8वां कब हो रहा है? 2 मार्च से 4 मार्च नई दिल्ली में। आगे चलते हैं। तो इसमें 7वां क्वेश्चन क्या है? ASI के द्वारा किस राज्य में 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप मठ की खोज की गई? तो इसका राइट आंसर है उड़ीसा। तो उड़ीसा में ASI द्वारा एक 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप मठ की खोज की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या है? उड़ीसा। आगे चलते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 13 साल पुराने बौद्ध स्तूप की खोज की है। यह उड़ीसा के कौन से? जाजपुर जिले के सुखू आपड़ा गांव में परभाड़ी में खुंडा लाइट खनन स्थल पर खोजे गए हैं। तो ये 13 साल पुराने बौद्ध स्तूप हैं जो उड़ीसा के जाजपुर जिले के सुखू आपड़ा गांव में परभाड़ी में खुंडा लाइट खनन स्थल पर खोजे गए हैं। मठ भौमकारा राजवंश के समय का है। तो यह मठ भौमकारा राजवंश के समय का था।
है ना, जिसकी ऊंचाई है 4.5 मीटर। तो यह मठ भोंकरा राजवंश के समय का है, इसकी ऊंचाई कितनी है 4.5 मीटर। आगे चलते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी 1861 में। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी 1861 में। आगे चलते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करना है। तो इसके वर्तमान महानिदेशक कौन है, बी विद्यावती। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वर्तमान महानिदेशक हैं बी विद्यापति। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके वर्तमान महानिदेशक कौन है, बी विद्यापति। आगे चलते हैं। I2U2 उप मंत्री स्तरीय बैठक की किसके द्वारा की गई थी। तो I2U2 उप मंत्री स्तरीय बैठक की किसके द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर है UAE। तो संयुक्त अरब अमीरात द्वारा I2U2 उप मंत्री स्तरीय बैठक की गई थी। इसका राइट आंसर है UAE, संयुक्त अरब अमीरात। आगे चलते हैं। I2U2 ग्रुप है, इसकी स्थापना अक्टूबर 2021 में हुई थी, है ना। I2U2 में 4 देश हैं, भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गठित एक नया समूह है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, अक्टूबर 2021 में। भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका इसके सदस्य देश हैं। आगे चलते हैं। तो नवा क्वेश्चन क्या है इसमें, किस राज्य ने 1 मार्च 2023 को 3,14,025 करोड़ रुपए की ग्रीन बजट पेश किया है। तो 1 मार्च 2023 को 3,14,025 करोड़ रुपए का ग्रीन बजट पेश किया है मध्य प्रदेश ने। तो यह मध्य प्रदेश ने बजट पेश किया है, 3,14,025 करोड़ रुपए का ग्रीन बजट पेश किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। आगे चलते हैं। अब ठीक है ना। तो बजट वित्त मंत्री जगदीप देवड़ा ने पेश किया है। तो बजट किसने किया, मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीप देवड़ा। मध्य प्रदेश सरकार ने 3,14,025 करोड़ रुपए की ग्रीन बजट पेश किया है। तो बजट में किसी नए कर का प्रावधान नहीं है और कई श्रेणियों में स्टाम्प ड्यूटी में भी कटौती की गई है। तो यह बजट किसने पेश किया, वित्त मंत्री जगदीप देवड़ा, है ना। आगे चलते हैं। अब ठीक है। तो लाडली बहन योजना के तहत राज्य में महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश संबंधित है, जिसके तहत महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये की आर्थिक राशि दी जाएगी। लाडली बहन योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। तो लाडली बहन योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। आगे चलते हैं। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। 1 मार्च 2023 को भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की G20 बैठक कहाँ शुरू हुई थी। इसका राइट आंसर है गुरुग्राम, हरियाणा। तो गुरुग्राम, हरियाणा में 1 मार्च 2023 को भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की G20 बैठक कहाँ शुरू हुई थी, गुरुग्राम, हरियाणा में। आगे चलते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने G20 बैठक को संबोधित किया था। तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने G20 बैठक को संबोधित किया था। बैठक में 20 सदस्य देश थे।
सदस्य देशों में 10 आमंत्रित देशों और 9 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे इंटरपोल आदि के प्रतिनिधि भाग लेंगे, है ना। तो बैठक में 20 सदस्य देशों, 10 आमंत्रित देशों और 9 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे इंटरपोल आदि के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ठीक है, तो ये 2 मार्च से संबंधित महत्वपूर्ण करंट क्वेश्चन होते हैं समाप्त। तो ये 10 क्वेश्चन थे 2 मार्च से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जो आपके एग्जाम दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। तो मिलते हैं कल की क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।